चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं वो भी चेक करें एक बार, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेंसुरेशन 2D बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दो विमाओं वाली आकृति, 2 डायमेंशंस वाली फिगर, जिसका अभी क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस का ये पीडीएफ वगैरह आपको अलग से मिल जाएगा, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है। तो बच्चे हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पहले मैं उस पर चलता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था बच्चे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, 2D सॉरी क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं बच्चे? क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हिंदी में कहा जाता है बच्चे क्या? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में भी यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं अभी सबसे पहला पोर्शन, वो है मेंसुरेशन 2D। ये आपके आने वाले एग्जाम में इससे 2-3 सवाल इससे बिल्कुल बनेंगे। और ये 2 डायमेंशंस के फिगर हैं, जैसे अभी हॉस्टल वार्डन वगैरह के एग्जाम्स आने वाले हैं, या फिर आप शिक्षक भर्ती वगैरह भी देने वाले हैं, या व्यापम का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो 2 डायमेंशंस के फिगर के 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? अभी क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बाकायदा आपको क्लास में ही क्वेश्चंस कराएंगे। और 2D जो फिगर होता है, 2 डायमेंशंस के बारे में कल मैंने बताया था, जिसमें 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। केवल 2 डायमेंशंस होंगे, लंबाई और चौड़ाई। इन्हीं से जो फिगर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? 2D फिगर। और 2D फिगर जो बनते हैं बच्चों, उसमें हम क्या क्या मेन होता है जो निकालने के लिए आपसे एग्जामिनर पूछता है, एक तो एरिया। क्या पूछता है? एरिया। और एरिया को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? क्षेत्रफल। क्लियर है? और दूसरा क्या पूछता है बच्चे? पेरीमीटर। दूसरा क्या पूछता है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप। और इसके बारे में कल हमने बताया था कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी फिगर मैंने बनाया, इसके अंदर का जितना पोर्शन कवर कर रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। लेकिन इसका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर, इसके बाउंड्री की जो लंबाई होती है, जो बाउंड्री की लंबाई होती है, जो येलो कलर से मैंने किया है, यहाँ पे टच किया है इसको, यही बच्चे क्या है? इसका परिमाप। क्या है बच्चे? परिमाप। परिमाप कुछ नहीं होता, बाउंड्री का सम, बाउंड्री की लंबाई। और एरिया क्या होता है? उसके अंदर कितना क्षेत्रफल पूरा कवर करता है बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एरिया। तो ये चीजें होती है, एक होता है एरिया और एक होता है पेरीमीटर। यहां तक क्लियर है? इसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले ट्राइंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? ट्राइंगल्स के बारे में। मैंने 5 ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया था। कितने ट्राइंगल के बारे में? 5। वो हमने कल पढ़ा है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो बीच बीच में जरूर बताते चलेंगे, लेकिन कल वाला वीडियो जरूर देखना है। क्लियर है कि नहीं? अभी हम सेकंड आज आगे पढ़ते हैं उसके, और आज थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि फॉर्मुलेज लिखने में हमें जल्दी करना है। क्लियर है? तो अगला आज का पोर्शन रहेगा बच्चे क्या? क्वाड्रिलेटरल। क्या रहेगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चे? चतुर्भुज। ठीक है ना? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चे? चतुर्भुज। और चतुर्भुज क्या होता है सबको पता होगा, 4 भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। इसके बारे में डिटेल में, ट्राइंगल के बारे में, और ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, ये सब आप कहाँ पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में। कहाँ पढ़ते हैं? लेकिन यहाँ पे विशेषता वगैरह नहीं पढ़ना है, यहाँ पे केवल आपको एरिया और पेरीमीटर पे फोकस करना है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है, सर ये चतुर्भुज होते क्या है? तो सिंपल से लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, 4 भुजाओं की बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। पहली बात तो ये, जो 4 भुजा होंगे, मतलब कोई भी एक ऐसा पॉलीगॉन, एक ऐसा बहुभुज जिसमें कितनी भुजाएं हो? टोटल 4। कितनी हो? 4। तो 4 भुजा वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? सीधा सा चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में भी एक एक करके हमें डिस्कस करना है, तो आइए शुरुआत यहीं से करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 5 प्रकार के ट्राइंगल पढ़ाया था। अब मैं छठवां आपके सामने लिख रहा हूँ, छठवें फिगर से हम इनके फॉर्मुलेज वगैरह डिस्कस करेंगे। 5 हमने कल पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं? 5 क्या पढ़ा था? ट्राइंगल। आज जो छठवें से शुरू कर रहे हैं वो कहां शुरू कर रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? तो नोट करके लिखिएगा, सबसे पहले बच्चे लिखिएगा क्वाड्रिलेटरल, हेडिंग में रहेगा। और इसका पहला है वैसे, लेकिन पूरे फिगर का आपका है, पूरे फिगर्स का कितना है? ये 6वां नंबर। तो हेडिंग में लिख लीजिएगा बच्चे रेक्टेंगल। क्या लिखिएगा? एक काम करते हैं, 6वां क्यों करें, 5 तो ट्राइंगल पढ़े ना, इसको पहले ही कर लो। पहला लिख लो रेक्टेंगल। क्या लिखोगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? आयत। क्या बोलते हैं बच्चे? आयत। अब ये आयत क्या होता है, सवाल ये है। ठीक है? आयत क्या होता है, पहले इस पे चलते हैं। तो एक फिगर बना लो आप लोग, जैसे मैंने आपके लिए बना दिया ये। ठीक है? तो ये बच्चे, इसे हम आयत बोलेंगे। आयत की खास बात ये होती है कि सबसे पहली बात, इनके हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90। कितने डिग्री के होते हैं? जैसे 4 कोण बनेंगे तो चारों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90। तो पहली बात तो ये कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90। और दूसरा, आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। क्या होनी चाहिए? बराबर। दूसरा शर्त है, अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90।
तो उसे जरूर हम क्या बोलते हैं बच्चे, आयत, और आयत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिखूंगा, लेकिन जैसे ये जो दिख रहा है लंबाई, इसको मैं मान लेता हूं एल, क्या मान लेता हूं, एल, एल फॉर लेंथ है, और ये जो चौड़ाई है इसको क्या मान लेता हूं, बी। क्लियर है, तो एक हो गया एल बच्चे और एक हो गया बी। अब मान लो मैं इनके डायगोनल्स को टच करता हूं, ये दिख रहा है बच्चे एक, ये मैं जो टच कर रहा हूं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। और डायगोनल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बच्चे, डी से। किससे किया जाता है, डी से। और यहाँ लिख लेते हैं एल जो है वो क्या चीज है बच्चे, आपका लेंथ। क्या है बच्चे, लेंथ। बी क्या है बच्चे, आपका ब्रेथ। ब्रेथ को हिंदी में क्या बोलेंगे, चौड़ाई। और लेंथ को क्या बोलेंगे, लंबाई। तो लिख लीजिएगा लंबाई और चौड़ाई। और डी जो है बच्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल का हिंदी लिख लीजिएगा विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण बोलते हैं बच्चे इसको लंबाई और इसको चौड़ाई। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं, उनके फॉर्मुलेज जो हैं जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो मेंसुरेशन में मेन है एरिया और पेरीमीटर, इनके फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सुनिएगा। वैसे मैं एक बात और बताऊं, जब मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा, फॉर्मुले लिखवा दूंगा, तो फॉर्मुला का इस्तेमाल भी बहुत कम करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है कि नहीं, फॉर्मुला आपको यूज ही नहीं करना है, बट आपको जानकारी के लिए होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपरों में, खासकर व्यापम जैसे पेपरों में फॉर्मुला भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, फॉर्मुला। तो इसलिए आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो लिखिएगा बच्चे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहला लिखेगा पेरीमीटर। क्या लिखेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट पी से किया जाता है, तो बाउंड्री का सम होता है। क्या होता है, बाउंड्री का। तो ये एल है तो ये भी क्या होगा, एल। ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी। तो एल कितनी बार है, 2 बार। तो एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2एल। बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। तो फॉर्मूला बनेगा 2l प्लस 2b, हाँ या ना। और यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, l प्लस बी। ये हो जाएगा बच्चे पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं, पेरीमीटर कुछ नहीं होता, बाउंड्री का सम होता है। क्लियर है कि नहीं। तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी करोगे तो 2l हो गया, 2b हो गया, 2 को बच्चे कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, l प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी। ये हो गया बच्चे परिमाप। लिख लीजिएगा पहले इसको। तो परिमाप लिखने के बाद दूसरा क्या फॉर्मूला होगा, आप सबको पता है, एरिया। क्या होता है बच्चे, एरिया। एरिया को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कहीं कोटेशन करके लिख लेना, पी का मतलब है परिमाप। पी का मतलब क्या है, परिमाप। और ए का मतलब क्या है, एरिया। एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, कोई भी चतुर्भुज है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एल इंटू क्या हो जाएगा, बी। तो ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। जल्दी जल्दी लिखते चलो। तीसरा बच्चे होता है डायगोनल। तीसरा क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या है, विकर्ण। और एक चीज याद रखना, जब 90 डिग्री का कोण बनता है, देख लो ये वाला दिख रहा है सभी को, यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो कौन सा त्रिभुज बन जाता है, समकोण। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम के तहत 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चे, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चे, बी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी से बच्चे अगर आपको डी निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट। क्या करेंगे, रूट। तो इधर भी रूट होगा तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रहेगा ये बात, ठीक है। तो याद रखेंगे, डायगोनल का फॉर्मूला आपने निकाला अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी पेपर में इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको ट्रिपलेट का कंसेप्ट सिखा दूंगा। किसका कंसेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिपलेट का। और ट्रिपलेट का कंसेप्ट जैसे बताऊंगा उससे आपको ये सब फॉर्मूला उमला नहीं लगता है, डायरेक्ट उड़ जाता है क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चंस के बीच में सिखाऊंगा मैं, जब भी आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है। तो अभी आप लिख लीजिए बच्चे, डायगोनल भी आपने लिख लिया, ये तीनों फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से लिख लिया। अब एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे, चौथा फॉर्मूला। एक होता है बच्चे कैपिटल आर और एक होता है बच्चे स्मॉल आर। ठीक है, एक होता है कैपिटल आर और एक होता है स्मॉल आर। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, कैपिटल आर को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, ये एक बार पूरा लिख लेना ना, तब बार बार फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा। सरकम रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परित्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चे, परित्रिज्या। परित्रिज्या, क्लियर है। और एक होता है बच्चे स्मॉल आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चे, इन रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंततः
त्रिज्या, अंततः त्रिज्या, ठीक है। एक है परित्रिज्या, एक है अंततः। नाम से ही समझ में आ रहा, परि मतलब बाहर की ओर, अंततः मतलब अंदर की ओर। क्लियर है? तो इसके भी बच्चे इन रेडियस और सरकम रेडियस होते हैं, ठीक है। अभी कैसे होते हैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक बना देता हूं मैं, ये दिख रहा है सभी को रेक्टेंगल जैसा। अच्छा, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, बोर्ड में देखना, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इसके अंदर हो, ऐसे ही बनेगा ना? बताओ, यही सबसे बड़ा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? अंदर सबसे बड़ा सर्कल यही बन सकता है। क्या मैं ऐसे बना सकता हूं कि इसको और इसको भी टच करे? कैसे? ऐसे सर्कल थोड़ी हो गया। सर्कल की खास बात क्या होती है? सेंटर से सभी लेंथ की क्या होती है? दूरी बराबर। तो सबसे बड़ा सर्कल ऐसे ही बन सकता है, हाँ या ना? ये बीच बीच आएगा पूरा ऐसे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो सर्कल अंदर की ओर बना है, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं अंततः वृत्त। क्या बोलते हैं? अगर कोई भी वृत्त अंदर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंततः वृत्त। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन सर्कल। क्या बोलेंगे? इन सर्कल। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। इसको हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंततः वृत्त। क्या बोलेंगे? अंततः वृत्त। अच्छा, अब जब अंततः वृत्त है तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी? अंततः क्या होगी? अंततः। तो ये देखो, इसका अंततः त्रिज्या होगी, तो ये जो रेडियस होगा, सर्कल में क्या चीज होता है बच्चे? रेडियस। क्या होता है? जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो इसका रेडियस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। इसी को बोलते हैं अंततः त्रिज्या। क्या बोलते हैं? अंततः। अंततः वृत्त में होता है अंततः त्रिज्या। पहले बताओ, इतना क्लियर? हाँ या ना? अच्छा बताओ, ये एक लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। बड़ा कौन है? लंबाई बड़ा है कि चौड़ाई बड़ा है? लंबाई। क्या बड़ा है? लंबाई। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा फिगर बना देता, थोड़ा ध्यान से देखना, ये सब चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं, एक साथ ही समझा रही। ये दिख रहा है, ये भी क्या है? ये भी आयत है कि नहीं? बिल्कुल आयत है। अब ये बताओ, ये लंबाई था और ये क्या है? चौड़ाई। दिख रहा है सभी को? अब ये बताओ, ये लंबाई है और ये क्या है? इसमें लंबाई बड़ा है कि चौड़ाई? और इसमें क्या बड़ा है? समझ गए ना? रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रट्टा नहीं, इसलिए समझा रहा हूं मैं। ये सर्कल को क्या बोलते हैं? अंततः वृत्त। बोलो ना, अंततः वृत्त। बोल के पढ़ोगे तो इजी लगेगा। अब एक काम करता हूं, एक और सर्कल बनाता हूं। इसका अंततः वृत्त कैसे बनाऊंगा बताओ? ऐसे ही बनेगा ना? हाँ या ना? इसका अंततः वृत्त ऐसे बनेगा। कभी भी ऐसा वृत्त बनेगा कि ऊपर और इन दोनों को भी टच करे? कर ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, मैक्सिमम सर्कल यही बनेगा। हाँ या ना? सबसे बड़ा वृत्त ऐसे ही बनेगा। तो ये भी क्या हो गया? अंततः वृत्त। ये भी क्या कहलाएगा? अंततः वृत्त। तो जो भी वृत्त किसी भी आकृति के अंदर बनता है, उन वृत्त को हम क्या बोलते हैं? अंततः वृत्त। इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। अच्छा, इन सर्कल होगा तो हमेशा अंततः त्रिज्या भी होगा, तो इसका आर भी होगा। हाँ या ना? सही है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, पहले स्मॉल आर के बारे में जिक्र करते हैं, अंततः त्रिज्या। इसका अंततः त्रिज्या क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बताओ, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? बोलो बच्चे। अरे बी है ना यार, क्या सोच रहे हो? ये बी है ना, चौड़ाई है, तो ये बी है, तो ये भी क्या होगा? बी होगा। और ये आर उसका आधा होगा ना? आधा होगा ना, सेंटर में होगा। तो ये आर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी बाई, क्या हो जाएगा? बी बाई। यहां तक क्लियर है? पहले लिखना नहीं, अभी सुन लो। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, यहां पे बताओ, ये आर क्या होगा? यहां से यहां तक क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो एक बात बताओ, ऐसे में बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? सर बी बाई टू भी है और, ठीक है कि नहीं है? इसलिए फर्जी काम नहीं करना है, लिखना नहीं अभी। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? तो आपको करना क्या है बताओ? लंबाई बढ़ाएगी चौड़ाई। अच्छा, छोटा कौन है दोनों में? बी। छोटा कौन है? बी। तो ये छोटे वाले का आधा है ना ये। इन दोनों में छोटा कौन है? एल और बी में? एल। तो छोटे वाले का आधा है। हाँ या ना? तो याद रखिएगा, इसके लिए हम लिखेंगे छोटी भुजा, स्मॉलेस्ट साइड बटा दो। ये प्रॉपर फॉर्मूला है। हाँ या ना? लंबाई और चौड़ाई में जो छोटा होगा उसका आधा करोगे तब स्मॉल आ रहेगा। समझ में आया? तो याद रखिएगा, ये प्रॉपर फॉर्मूला बना कि स्मॉलेस्ट साइड बटा दो। आप आर बटा दो और ये कोई कौन सा मतलब एल बटा दो या मतलब बी बटा दो आप कह सकते हैं क्या? नहीं। आप सीधा सीधा एक काम कहेंगे। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर इसमें? ठीक है ना? स्मॉल, स्मॉलेस्ट साइड बटा दो, छोटी भुजा बटा दो। चाहे एल छोटा हो चाहे बी। अंततः त्रिज्या निकालना। जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आया, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है,
जिसकी लंबाई और लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर, लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर। सही है। अब आपसे बोले इसका अंततः त्रिज्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? अंततः त्रिज्या मतलब स्मॉल आर इन रेडियस। क्या ज्ञात करें? इन रेडियस। तो इन रेडियस ज्ञात करेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ? तो ये 25/2 करोगे, हाँ या ना? तो 12.5। जब ये पता होगा तभी ना कर पाओगे, हाँ या ना? तो यहाँ पे रटना नहीं, जो छोटी भुजा होगा उसका आधा करना है। क्लियर है कि नहीं? ये रटना है, ये जो मैंने लिखा L/2 B/2 ये सब पेपर में दिया, बुक्स में दिया रहता है, वो नहीं रटना है। क्या रटना है? छोटा भुजा बटा स्मॉल आर। क्लियर है सभी को? अब बच्चे किस पे फोकस करेंगे? कैपिटल आर। किस पे करेंगे? तो ये मैंने बता दिया। लिख लिया है क्या कॉपी में? लिख लो जल्दी से, नहीं लिखे हो तो लिख लिया सबने। अब आते हैं बच्चे कैपिटल आर पे। किस पे आएंगे? कैपिटल आर। मिटाता हूं पहले इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये डायग्राम बना लिया होगा। चलो अब एक काम करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं। अब मैं कैपिटल आर चाहूंगा लिखने के लिए, ठीक है? तो कैपिटल आर के लिए एक और आयत बनाते हैं अपन। चलो इसी में ही बनाते हैं। इसमें अच्छा इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेहतर है कि आप अलग से बना लेते हैं। ये बनाते हैं। ये दिख रहा है, ये क्या है? आयत है। ठीक है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। एक ये आयत है। अब इसमें हमको सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल। और सर्कल कैसा वाला बनाना है? जो बाहर की ओर टच करे। किसकी ओर टच करे? बाहर मतलब किसको टच कर दे? इनके वर्टेक्स को। किसको टच करे? वर्टेक्स को। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? सिर्स। इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना 4 बिंदु, इनको हम लोग सिर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्स। सिर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये सब अब कहाँ पे अच्छे से लिखवाया जाएगा? जब आपको ज्यामिति पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ज्यामिति। अभी बस इतना याद रखना, इनके पॉइंटर को टच करें। क्लियर है? अब यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ करो जो इनके तीनों कोनों को टच कर रहा है। कोना बोल दो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये वृत्त जो है ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परिवृत्त। क्या बोलेंगे? परिवृत्त। और परिवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। लिख लीजिएगा, सरकम सर्कल। क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। हिंदी में क्या बोलेंगे? परि त्रिज्या नहीं बोलेंगे, परिवृत्त। हाँ या ना? परिवृत्त के अंदर परित्रिज्या होता है। क्लियर है कि नहीं? तो सरकम सर्कल परिवृत्त। क्या लिखेंगे? परि। बनाते चलो साथ साथ। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चे? परिवृत्त। अब परिवृत्त है तो परिवृत्त में क्या होगा? परित्रिज्या भी होगा। ये सेंटर पॉइंट होगा सर्कल का। और अगर मैं बोलूं कि परित्रिज्या क्या होगा, तो रेडियस इसका ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके का होगा कि नहीं होगा? ये दिख रहा है? सर्कल है ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है। हाँ या ना? तो अगर मैं एक काम करूं, यहां से ऐसे मिला देता हूं, दिख रहा है ये? तो ये बताओ मुझे, ये जो सेंटर पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। हाँ या ना? और ये पूरी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? ये आयत का क्या है? विकर्ण। क्या है ये? विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण का आधा है ना ये। हाँ या ना? तो आप लिख सकते हैं कैपिटल आर बराबर होता है विकर्ण का आधा। क्या होता है? विकर्ण का डायगोनल का हाफ। और डायगोनल कैसे निकालना है वो तो हमने देखा ही। बाकी आपको निकालना फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं पड़ेगा, पाइथागोरस भी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ट्रिपलेट्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा बच्चे, विकर्ण का आधा करेंगे तो कैपिटल आर आएगा, और छोटी भुजा का आधा करेंगे तो स्मॉल आर आएगा। और कैपिटल आर को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है परित्रिज्या। क्या लिखा हुआ है? परित्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। क्लियर है? सरकम सर्कल के अंदर सरकम रेडियस, इन सर्कल के अंदर इन रेडियस। और ये हमने आयत के बारे में सारा जानकारी हासिल कर लिया। क्लियर है कि नहीं? बना लिया सबने? तो ये बच्चे हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया। अब आइए बच्चे, मैं चाहता तो डायरेक्ट रटवा देता, लेकिन रटवाने से बच्चे दिक्कत होगा, आपको समझ के चलना होगा। तो आपको कभी क्वेश्चंस करते वक्त दिक्कत नहीं आएगा, केवल कैलकुलेशन करना होगा फिर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? लिखिए बच्चे आगे स्क्वायर सेकंड फिगर। ये रेक्टेंगल कंप्लीट है। कोई दिक्कत किसी को? डायरेक्ट कैसे याद रखोगे? एरिया का फॉर्मूला L/B, कैपिटल आर का फॉर्मूला डायगोनल बटा 2। ठीक है? अच्छा, अगर मैं ऐसा बनाया था आयत तो आपको क्लियर था। अगर मैं ऐसा आयत बनाता तो भी आप सर्कल बना सकते थे। बना के देखना, एक बार ट्राई करना, देखो ऐसे ही बनेगा ना? हाँ या ना? अब देखो यहां भी क्या चीज है, ये डायगोनल ही तो है ना? और ये जो होगा रेडियस ऐसी ना होगा,
क्लियर है कि नहीं? डायगोनल सेम होगा, इन दोनों की डायगोनल की लंबाई सेम होती है। डायगोनल की लंबाई क्या होती है? सेम। याद रखना आयत के विकर्णों की लंबाई हमेशा क्या होती है? सेम। लिखना हो तो लिख सकते हो, लेकिन वे सब ज्योमेट्री में लिखवाऊंगा। किसमें लिखवाऊंगा? अभी लिखना हो तो लिख सकते हो कि विकर्ण आयत के विकर्ण की लंबाई हमेशा क्या होती है? सेम। ठीक है। जिनकी भुजाएं मतलब ये विकर्ण जब 90 डिग्री वाला होता है तो विकर्ण की लंबाई हमेशा सेम होती है। क्लियर है कि नहीं? तो विकर्ण मतलब डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है किसमें? आयत में। खैर ये बहुत बेसिक सी बात थी। अगला लिखिए बच्चे, दूसरा आपके सामने क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखेंगे? दूसरा क्वाड्रिलेटरल। यहां तक क्लियर है सभी को? नोट डाउन हो गया? चलिए, सब कुछ बता दिया हूं मैं। कई बार होता है मैं ज्यादा बताता हूं तब भी तकलीफ हो जाता है, तो मैं कोशिश किया हूं कि मिनिमम रखा हूं। क्लियर है यहां तक ना? चलिए अब दूसरे में चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया पहला क्या? रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल में। दूसरा लिखिएगा। दूसरा लिखेंगे सर्कल। क्या लिखेंगे? अरे यार कहां सर्कल लिखा है? स्क्वायर। दिमाग कहां है अपना? स्क्वायर। दूसरा लिखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। दूसरा हम लिखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर। जिसकी सभी भुजाएं बराबर। दो शर्त हैं, एक तो 90 डिग्री होना चाहिए। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? आयत में भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए था? तो दोनों चीज यहाँ सेम है। बस यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये याद रखिएगा, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। बस ये तो बहुत बेसिक सी बात है, सभी बच्चों को पता भी होगा। ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सही है। एक पॉइंट नोट करके लिखना, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं ऐसे। कई बार कथन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। कौन से वाले आ जाते हैं? स्टेटमेंट वाले। आपके सामने मैं एक कथन बोलूंगा और सोच समझ के हाँ या ना में जवाब देना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई इंटरव्यू में या कभी भी आपसे पूछे व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये दोनों बात बोलना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर कोई आयत का पूछे तो क्या बोलेंगे? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। सही है। दोनों का परिभाषा सुनने में समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? अब मैं कथन बोल रहा हूं, बोलू कथन। पहला कथन है सारे आयत वर्ग होते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सही है कि गलत है? ट्रू फॉल्स करना है। लिखना हो तो कॉपी में लिख सकते हो, सभी आयत वर्ग होते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। लिख लो, फिर सही गलत वहीं पे टिक कर लेना। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सभी आयत वर्ग होते हैं। बताओ सही है कि गलत है? सभी आयत वर्ग होंगे? कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आयत बनाया था। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर थी, इधर इधर क्या सभी बराबर था? क्या सभी आयत को मैं वर्ग बोल सकता हूं? तो इसमें लिख दे, काट देना, लिख देना ऐसे कि नहीं, गलत है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट दिया रहेगा तो गलत है। सभी आयत वर्ग नहीं होते। पहले बताओ इतना क्लियर है सभी को? दूसरा कथन एक और लिखेगा। पहला कथन मैंने क्या लिखवाया? सभी आयत वर्ग होते हैं, जो कि फॉल्स निकला। उल्टा लिखते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं। हाँ या ना? सही बताना, ट्रू या फॉल्स। सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। जितने भी स्क्वायर हैं सबको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? सुनिएगा। जैसे ये स्क्वायर बताया, इसको मैं रेक्टेंगल भी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? पहले पढ़ता हूं रेक्टेंगल की परिभाषा। रेक्टेंगल की परिभाषा में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना था? 90। यहां है। अच्छा, आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है? ये ए और ये भी आमने सामने की बराबर है कि नहीं? तो आमने सामने की बराबर तो है ना। ये बात अलग है कि सब बराबर है, लेकिन ये थोड़ी बोला था रेक्टेंगल की परिभाषा में कि बराबर नहीं होनी चाहिए। व्याख्या सही होना चाहिए आपका। क्लियर है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अभी एक चल रहा है ना, अभी पॉलिटिकल एक अभी वो चल रहा है, एक जो दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया गया है ना, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें कई लोग एक तर्क दे रहे हैं क्या, कि सरकार कहां से नहीं चलानी चाहिए? जेल से। ठीक है, तो कोर्ट के पास ये रखे, तो कोर्ट में जो वकील है उनका क्या बोल रहा है? ये कहीं लिखा है क्या कि नहीं चलाना चाहिए? लिखा है क्या कहीं नहीं चलाना चाहिए?
तो चला सकता है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे कहीं लिखा है क्या कि सभी भुजा बराबर नहीं होना चाहिए? बात समझ में आया ना? तो बात वही है कि आपको जो लिखा है केवल उतने को फॉलो करना, अपना बुद्धि नहीं लगाना है। बात समझ में आए? तो यहाँ पे वही कहानी है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्ग की बात, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो जितने भी वर्ग हैं सब आयत हैं क्या बच्चे? जितने भी वर्ग हैं क्या सब आयत हैं? जितने भी वर्ग हैं सबके सब क्या हैं? आयत। क्योंकि आयत के परिभाषा में सेट होते हैं। बस इतना सा बातचीत है। क्लियर है कि नहीं? तो पेपर में आ सकता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो उस वक्त आपकी ये चीजें काम आती हैं। क्लियर है कि नहीं? वापस आइए मेन फॉर्मूले में, सब ताम झाम बंद करिए। क्लियर है यहां तक? चलिए सबसे पहला बच्चे परिमाप। पहला फॉर्मूला क्या है? P फॉर पेरीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला कौन बताएगा? बाउंड्री का सम होता है ना, बाउंड्री का सम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना आ जाएगा? 4a। क्या आ जाएगा? 4a। हाँ या ना? ठीक है बच्चे, बाउंड्री का सम होता है परिमाप। दूसरा बच्चे एरिया। एरिया का फॉर्मूला बताइएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। साइड का स्क्वायर बोलते हैं क्षेत्रफल। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया। बच्चे बताओ यहां तक क्लियर है? तीसरे में चलते हैं बच्चे, यहाँ पे डायगोनल। क्या चलते हैं? डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण मतलब ये हो गया कि इसके आमने सामने वाले शीर्ष को जोड़ दोगे तो इसको विकर्ण बोलेंगे, इसको डायगोनल बोलेंगे। और इनके दोनों डायगोनल क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। याद रखना, जब 90 डिग्री का कोण होता है तो डायगोनल हमेशा बराबर निकलते हैं। क्लियर है कि नहीं? और डायगोनल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से। तो डायगोनल बराबर होता है, और डायगोनल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डी। और डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो रूट 2 बाहर आ जाएगा और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए। तो याद रखिएगा डायगोनल विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। क्या होता है? √2a। क्लियर है बच्चे? लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो लंब भी a है और आधार भी a है। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम से आया है। तो आपको इतना डिटेल नहीं जानना है, बस इतना याद रखना कि विकर्ण बराबर होता है √2a। क्या होता है? √2a। लिख लीजिएगा बच्चे। तो ये √2a आपने लिख लिया, विकर्ण भी लिख लिया बच्चे। क्लियर है? तो कितने फॉर्मूले लिख लिए अभी तक आपने? 3 लिख लिए। अब 2 और लिखने, 2 और लिखने। कौन कौन से? एक होता है बच्चे कैपिटल आर और एक होता है स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होता है मैं बता चुका हूं। कैपिटल आर किसको बोलते हैं? तरकम रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? परित्रिज्या। क्या बोलते हैं? परि। ये देखो लिखवाया हूं यहाँ पे, ये एक बार लिखवा दिया हूं, बाकी बार नहीं लिखवाएंगे, एक ही बार है। ठीक है? तो यही है। आर का मतलब क्या है? परित्रिज्या। और स्मॉल आर मतलब क्या? अंततः त्रिज्या। ठीक है बच्चों? तो अब परित्रिज्या अंततः त्रिज्या में टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है? तो अंततः त्रिज्या हमने पढ़ा था यहाँ पे आयत के लिए, तो उसमें क्या पढ़ा था बच्चे? छोटी भुजा बटा 2। तो ये बताओ वर्ग में छोटी भुजा और बड़ी भुजा होता है कुछ? वर्ग में तो सभी भुजा क्या होती है? बराबर। तो सीधा सा लिखेंगे यहाँ पे भुजा बटा 2। क्या लिखेंगे? भुजा बटा 2। क्लियर है? और यहाँ पे वही लिखेंगे विकर्ण बटा 2। हाँ या ना? और विकर्ण का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? √2a। तो √2a/2 लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसको और लिखना, डी बटा 2 भी बोल सकते हो, या फिर डी की वैल्यू √2 है तो √2a ऊपर लिख लो, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। और ये a अपॉन ये √2 है, ये 2 है। तो 2 का मतलब आपको पता होगा मैथ्स में कि √2 इंटू √2 करने पे क्या आता है बच्चे? 2। तो यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा और a अपॉन क्या आ जाएगा? √2। तो ये भी बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? देखो ये √2/2 है। अच्छा ये कैसे आया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार आपके लिए बना भी देता हूँ फिगर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ये स्क्वायर है। सही है? अब इस स्क्वायर में मैं क्या बनाना चाहता हूँ? सर्कल। ये सर्कल है। ये कौन सा सर्कल है बताओ? अंततः वृत्त। क्या है ये? थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, समझ जाना। अंततः वृत्त है। क्या है ये? अंततः वृत्त है। और अंततः वृत्त की अगर मुझे त्रिज्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो? त्रिज्या। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? अंततः त्रिज्या। तो ये बताओ यहां से निकालूं या यहां से निकालूं? इसके दो हर साइड क्या है? बराबर। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है? बराबर। तो ये a है, तो ये आधा क्या हो जाएगा? r। a/2। हाँ या ना? तो यही तो लिखा हूं, साइड बटा 2, मतलब इसको क्या बोलेंगे? a/2। क्लियर है कि नहीं बच्चे? अब अगर कैपिटल आर की बात करूंगा तो एक ऐसा व्रत बनाऊंगा जो इसको पूरा टच करे, इनके शीर्षों को टच करे, ये वाला। इसको क्या बोलेंगे? परिव्रत। क्या बोलेंगे?
और परिवृत्त में कौन सी त्रिज्या होती है? परित्रिज्या। कौन सी त्रिज्या होती है? परित्रिज्या। तो यहीं से अगर टच करें तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर किसका आधा होगा? ये क्या है पूरा यहां से यहां तक, ये क्या है? विकर्ण। तो ये हो जाएगा विकर्ण का आधा। क्लियर है कि नहीं? सही है बच्चे? तो याद रखना स्मॉल आर होता है भुजा का आधा और कैपिटल आर होता है विकर्ण का आधा। विकर्ण का आधा मतलब डी का आधा। डी का वैल्यू क्या था? √2a/2, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा एक चीज और बच्चे, छठवां पॉइंट यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं, कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात। कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है बच्चे बताइए? a/√2, हाँ या ना? स्मॉल आर की वैल्यू क्या है बच्चे? a/2। अब दोनों जगह क्या चीज है बच्चे? a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 1/√2, और ये क्या हो गया बच्चे? 1/2। ठीक है। अब आप करेंगे क्या बच्चे यहाँ पे? अब आपको पता है कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो अब हम दोनों जगह कितने का गुणा कर देते हैं? 2 का। कितने का गुणा कर देते हैं? 2 का, क्योंकि हमें बटे में कभी भी रेशियो को नहीं लिखना होता। तो 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा और √2 और 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब 2 का गुणा करेंगे तो √2 और 2 गुणा कट के क्या आ जाएगा? केवल √2। क्या आ जाएगा? √2, और 2 कट के क्या आ जाएगा? 1, हाँ या ना? तो याद रखिएगा बच्चे ये रेशियो निकल गया है कि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात क्या होता है बच्चे? √2:1। लेकिन ये परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या किसका है? वर्ग का। किसका? वर्ग का। कैसे हुआ है? ये 2 है और ये √2, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल, केवल क्या बचेगा? √2। समझ में आ रहा है? और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा? 1। तो ये आ जाएगा √2:1। तो ये लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसके परित्रिज्या और अंततः त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो बताओ भुजा से कोई लेना देना है? भुजा से लेना देना है, डायरेक्ट परित्रिज्या अंततः त्रिज्या का अनुपात क्या बोल दोगे? √2:1। √2, फालतू में ये नहीं करोगे, फॉर्मूला लगा लगा के रखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो भुजा से कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि भुजा यहाँ पे क्या हो गया है? कैंसिल। क्या हो गया है? कैंसिल। तो याद रखिएगा कोई भी वर्ग हो, दुनिया का कोई भी वर्ग हो, उसका परित्रिज्या और अंततः त्रिज्या का अनुपात का रेशियो होता है, अनुपात होता है √2:1। याद रहेगा? ये सब बच्चे आगे काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ जो भी आपके सामने आकृति ले रहा हूँ। बस बच्चे इतना ही है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो अब आपको क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपसे फास्ट हो जाएगा। पहले बताएं इतना क्लियर है? एक और फॉर्मूला लिख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा नहीं है। एरिया का एक और फॉर्मूला लिख लो। एरिया का एक और फॉर्मूला होता है बच्चे 1/2d²। ये भी लिख लेना। विकर्ण का स्क्वायर 1/2, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो भी एरिया आता है। डेरिवेशन से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट लिख लेना d²/2, विकर्ण का वर्ग बटा 2। ठीक है, 1/2d², ये भी फॉर्मूला होता है बच्चे एरिया का। इसको लिख लेना कॉपी में। इसको क्या है ना, एक बार में काम नहीं होगा, इसको कई बार आपको थोड़ा सा रिवीजन में लाना पड़ेगा। क्वेश्चन हम करेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार, अब क्वेश्चन कराऊंगा तो दोबारा होगा, तो अपने आप दिमाग में सेट होते जाएगा, और घर में 3-4 बार करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये वर्ग कंप्लीट हुआ। अगला तीसरा लिखिएगा रोम्बस। क्या लिखिएगा? रोम्बस, समचतुर्भुज। आयत और वर्ग आपने पढ़ लिया। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहां तक क्लियर है। अगला लिखेंगे बच्चे तीसरी आकृति क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रोम्बस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिखेगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, रोम्बस इंपॉर्टेंट फिगर है रोम्बस। और इसके क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे। क्लियर है कि नहीं है? फॉर्मूला जितना कठिन दिखेगा उतना ही यूज नहीं होगा, याद रखना पेपर में। मतलब जब आपको फॉर्मूला लगेगा ना यार सर याद करना मुश्किल हो रहा है, तो मुश्किल हो रहा है तो हम आपको यूज नहीं कराएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा देख के आपको लग सकता है, बट मैं आपको बहुत इजी तरीके से जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि जितने भी फॉर्मूले हम लिख रहे हैं इनमें से बहुत ही कम, मुश्किल से 5% फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे चलते हैं रोम्बस पे। तो रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की परिभाषा क्या है? सबसे पहली बात इसका डेफिनेशन लिखते हैं, बस इसकी एक ही परिभाषा है। कोई पूछे व्हाट इज रोम्बस, तो आप बोलेंगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज बोलते हैं। लिख लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, बस एक ही परिभाषा है, ऑल साइड्स आर इक्वल।
एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है उसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। तो आपके मन में एक सवाल उठ गया होगा, सर यही परिभाषा तो आपने वर्ग की बताई, लेकिन वर्ग की परिभाषा में एक और पॉइंट लिखवाया था, एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90। क्या यहाँ पे मैंने एंगल के लिए बोला है? क्या यहाँ एंगल 90 डिग्री हो सकता है? हो सकता है ना, मैंने मना थोड़ी किया है कि यहाँ एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हाँ या ना। जितना बोला जाए बस उसी को पॉइंट आउट करना है। क्लियर है कि नहीं? अपने से बुद्धि नहीं लगाना है। बात समझ में आए? क्लियर है? चलिए, तो यहां पे मुद्दे की बात यह है कि रोम्बस का मतलब होता है एक ही परिभाषा है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। ठीक है, तो जिसकी बोले अगर आपसे पेपर में आ गया एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो कौन सी आकृति होती है? एक ऑप्शन देगा स्क्वायर और एक देगा रोम्बस, किसे टिक करोगे? किसे टिक करोगे? मैं आपको नहीं, ये तर्क शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए। देखो कोर्ट वोट में भी जाता है ना इंसान, तो ऐसी बातचीत होती है कि क्या चीज दिया है और उतना ही समझना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है। समझ गया कि नहीं समझे? मैं आपसे फिर से बोलता हूं, एक पेपर में आ जाए क्वेश्चन, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहला ऑप्शन दिया है वर्ग और दूसरा दिया है रोम्बस, किसे टिक करोगे? रोम्बस। किसे टिक करोगे? क्योंकि यहाँ पे एंगल के बारे में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बोल दे एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और एंगल भी कितने डिग्री का है, 90, तब आप स्क्वायर बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि रोम्बस नहीं बोल सकते, रोम्बस भी हो सकता है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, कथन सही या गलत बताइए, बताने के लिए पहले बताइए, इतना क्लियर है? सभी वर्ग रोम्बस होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। ट्रू या फॉल्स? जो भी लाइव है वो भी हाँ ना मतलब ट्रू या फॉल्स में जवाब दे। टी लिखिएगा ट्रू, एफ लिखिएगा फॉल्स। बताइए बच्चे, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, जितने भी वर्ग हैं सब क्या है, समचतुर्भुज। बिल्कुल सही है, वर्ग है तो वो समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की मात्र एक परिभाषा है, सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। और जितने भी वर्ग बनाओगे उसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो वो जरूर क्या कहला सकता है, समचतुर्भुज कहला सकता है। मतलब बिल्कुल सही है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसका विपरीत बोलता हूं, उल्टा, सभी समचतुर्भुज वर्ग होंगे, सभी समचतुर्भुज, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सभी समचतुर्भुज वर्ग होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते, क्योंकि एंगल मेंशन नहीं किया, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एंगल के लिए वर्ग नहीं बोल सकते। वर्ग के लिए स्पेशल है कि एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? समझ में? ऐसे कथन वाले क्वेश्चन भी आपके खासकर कुछ एग्जामों में आते हैं, जैसे पीएससी वगैरह में, ठीक है, इन एग्जामों में आते हैं, सीसेट वगैरह में, और बाकी व्यापम में तो सीधा सीधा आता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये पता होना चाहिए। बताइए बच्चे, क्लियर हुआ सभी को? चलो, तो ये पॉइंट आपने नोट करके सही और गलत अपने लिख लिया होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट है इसमें तो बोल सकते हो, पूछ सकते हो, रिपीट करना हो तो बताना। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, समचतुर्भुज से रिलेटेड एक फिगर बनाते हैं। तो समचतुर्भुज की खास बात यह है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, एंगल की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तो कोई भी एंगल हो सकता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? टिल्ट मतलब टेढ़ा कर दिया है कि कोई भी एंगल हो सके। क्लियर है? यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि सभी भुजाएं क्या होंगी, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे घुमाओगे तो बहुत कुछ घूमेगा। ठीक है, अभी वो सब घुमाना नहीं, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, बाकी आप बिल्कुल सोच रहे हो सही है, उसको अलग से अपन पूछ लेंगे। ठीक है ना? चलिए, अभी बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? अभी आप पूरा घुमा देना, जब चारों पढ़ लोगे तो कौन सा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल आपको मिल जाएगा उसका जवाब। अच्छा, आयत समचतुर्भुज कैसे होगा ये बताओ। आयत में, आयत और समचतुर्भुज दोनों की परिभाषा लिखो और चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आप ये देखिए, यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। पहला फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप। परिमाप बताने की जरूरत है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बाउंड्री का सम मतलब 4 है, तो रोम्बस का परिमाप हो गया 4a। क्लियर है? अच्छा, 4a की पहले एक चीज और सुन लो थोड़ा सा, एक खास बात बता रहे हैं इसकी, अब बता रहे हैं तो पढ़ा ही देते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको जोड़ दो ऐसे, ये क्या है, ये विकर्ण है, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल। एक खास बात बताएं, ये जो डायगोनल होता है ना, ये हमेशा याद रखना कितने डिग्री का कट करता है, पता है, 90। ये एक दूसरे को कितने डिग्री के एंगल पे कट करता है,
90 रोम्बस में। अच्छा, 90 डिग्री कब कब कट करेगा ये बता देता हूं, जब भुजाएं बराबर होती हैं। जब भुजाएं क्या होती हैं, मतलब वर्ग में भी 90 डिग्री कट करता है, लेकिन आयत में नहीं करता। जब सभी भुजाएं बराबर होती है ना, तो कितने डिग्री का कट करता है, 90, याद रखना। कितने डिग्री का कट करता है, मतलब यहां पे भी 90 करेगा और वर्ग में भी कितने का करेगा, समझ रहे हो? क्या आयत में करेगा? नहीं, क्योंकि भुजा बराबर नहीं है। सही है कि नहीं? 90 डिग्री पे कट करता है, याद रहेगा सभी को। तो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, ये पूरा विकर्ण है ना, ये क्लियर है? अच्छा, ये विकर्ण भी बराबर बराबर हिस्सों में। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे विकर्ण बराबर होगा कि नहीं होगा? एक D1 है और एक D2, यहाँ पे बिल्कुल बराबर नहीं होगा। अरे खुद देखो ना, कहां से बराबर दिख रहे, छोटा सा है, ये बड़ा सा है, दिख रहा है बड़ा बराबर, हाँ या ना? अच्छा यहाँ बताओ, विकर्ण बराबर होगा? तो यहाँ D1 बराबर D2, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर, इसलिए D लिखेंगे, चलेगा? हाँ या ना? अच्छा यहाँ पे विकर्ण पिछले वाले में आयत में, यहाँ भी D1 बराबर D2, दोनों बराबर होंगे, इसलिए हम लोग दोनों को क्या लिखेंगे, D। समझ में? सही है? कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आराम से पढ़ेंगे, लिखते चलो आराम से, ज्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? चतुर्भुज आपको केवल ना मेंसुरेशन में ही पढ़ना है ज्यादा, ठीक है, इसमें पढ़ना है। लिख लो पहले, लिख लिया सबने? तो विकर्ण कहां कहां बराबर होते हैं बताइए? आयत में और वर्ग में। जब 90 डिग्री का कोण होता है तो विकर्ण बराबर होते हैं। जब कितने डिग्री का कोण होता है तो विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। विकर्ण क्या होते हैं, ऐसे याद करने के लिए बताएं, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, लेकिन 90 डिग्री अगर नहीं हुआ तो विकर्ण बराबर नहीं। और जब सभी भुजा बराबर होती है तो विकर्ण कितने डिग्री में काटते हैं, 90। कितने में काटते हैं, 90। सही है? ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है ना? अब सुनिए आगे। चलो इतनी बातचीत हो गई। अब ये आपके सामने मैंने क्या बताया था, रोम्बस। क्या बनाया है, रोम्बस। अब बाकी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, इसका डिटेल उटेल कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉर्मूला बस बता रहा हूँ। और फॉर्मूला का भी रीजन है, लेकिन वो रीजन में आपको एग्जाम में तो फॉर्मूला करवाऊंगा ही नहीं, पहली बात तो ये। क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें फॉर्मूला तो यूज होगा ही नहीं, उसमें मैं आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट से करवाऊंगा। किसे करवाऊंगा, ट्रिपलेट से। लेकिन जानकारी देने के लिए सब बता रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं? अब आप ये बताओ, ये जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काटता है। क्या करता है? अच्छा ये बस नहीं, जितने भी पढ़े हो सब बराबर बराबर हिस्सा, मतलब ये है, जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है, D1। ये लंबाई कितनी है, बोलो बच्चे, D1। ये आधी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, D1/2। और ये वाली भी क्या हो जाएगी, D1/2। हाँ या ना? और ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये बची हुई है, ये क्या है, D2। ये क्या हो जाएगा, D2/2। ये क्या हो जाएगा, D2/, मतलब बराबर बराबर हिस्सा, ये हिस्सा ये हिस्सा बराबर, ये हिस्सा ये हिस्सा बराबर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, ये सब ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है कि नहीं? बाकी आपको मैं यही क्लियर करते जा रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ठीक। तो इसी से एक डेरिवेशन निकलता है, फॉर्मूला निकलता है, वो पूरा फॉर्मूला जानने की आवश्यकता अभी फिलहाल में नहीं है, आपको बस लिखना है। तो लिखिएगा A इज इक्वल टू, क्या लिखिएगा, A इज इक्वल टू, ये सब मैं अभी नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट लिखना, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, इसका डेरिवेशन है बकायदा, अपॉन 2। लिख लो, बड़ा खतरनाक दिख रहा होगा लेकिन याद करना ही नहीं है, पहली बात ही लिखना बस है कॉपी में, ठीक है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2, ये होता है भुजा का फॉर्मूला। वैसे भुजा निकालते वक्त मैं ये सब यूज करूंगा तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा ना, यूज ही नहीं करूंगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको पता होना चाहिए। पहले बताओ इतना क्लियर है सभी को? तो ये भुजा निकालने का फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन के साथ हम बता सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा है। क्या लगा है,
जैसे ये देख रहे हो ना, ये देखो बच्चे, ये क्या है, d2/2 है, और ये क्या है, और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण होता है तो फॉर्मूला लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। और यहां से बच्चे ए स्क्वायर है ये, तो ये बताओ, ये d1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये d2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ए स्क्वायर बराबर है तो 1/4 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यही बचेगा। अब इसका रूट निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 1/4 का बाहर क्या आ जाएगा 1/2, और अंडर रूट हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। ये सब अगर फॉर्मूला अभी से डेरिवेशन पढ़ोगे तो आपको ये क्या लगने लगेगा, टफ, जबकि इसमें बिल्कुल दम नहीं, एक एक लाइन में उड़ाएंगे इसको। डेरिवेशन पढ़ने की इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बताने को तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बता के आपको टफ हो जाएगा। बात ये है, अभी से आपके मन में आने लगा, अरे बाप रे ऐसा करना है क्या, जबकि ऐसा कुछ करना है ही नहीं, आपको देखते ही जवाब होगा। ये 3 4 तो ये 5 5 हो गया, तो ये 5 का पूरा एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐसे बहुत आसान आसान तरीका बताएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से ए आ जाता है अंडर रूट ऑफ 1/2, यही है अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चे इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 4a, तो बस बच्चे यही है 4a, a को ये है, इसका बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2, तो 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। ये होता है बच्चे परिमाप का फॉर्मूला, लेकिन लिखने की जरूरत आप लिख लो, लेकिन कॉपी में तो लिख ही लो, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो फिर बाद में बोलोगे। कई बार होता है फॉर्मूला पूछ लेता है सीधा सीधा, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा होता है तो टाइम वेस्ट होता है, तो बिना फॉर्मूले के जल्दी हो जाता है। अब एरिया लिख लो, तीसरा फॉर्मूला एरिया। एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2 लिख लो, बस बच्चे इतना ही है, ये भी कंप्लीट। जल्दी से लिखो इसको, तो इसके साथ ही कंप्लीट होता है रोम्बस। अब एक आखिरी लिखो पैरेललोग्राम, छोटा सा है वो, रहने को उसका भी फॉर्मूले खतरनाक होते हैं, लेकिन उसका लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट वाला पॉइंट लिखेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो, तो ये आपने क्या पढ़ लिया बच्चे, कितनी आकृतियां पढ़ ली, 3। लिखिए चौथा, रोम्बस के बाद क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर, समांतर समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, जैसे ये अपन ने बना लिया इधर, ये बना लिया इधर। ये बच्चे समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। जैसे ये L है तो ये L है, मतलब ये आयत का भाई है, किसका भाई है, और वो किसका भाई था, रोम्बस वर्ग का, किसका था, वर्ग का। और ये बच्चे ये अलग अलग होते हैं, ये B और ये B। तो इसका क्या होगा डेफिनेशन, कोई पूछे व्हाट इज पैरेललोग्राम तो क्या बोलोगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो लिख लीजिएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, का डेफिनेशन लिखना हो तो लिखिएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। लिख लीजिएगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जब आप इसके क्वेश्चन करोगे ना तो ये सबसे इजी टॉपिक लगने वाला है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा, थ्योरी है ना, थ्योरी थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप मुश्किल से 2 लाइन 3 लाइन में जवाब दोगे। बस थोड़ा गुणा उना करना, कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा चाहिए, ठीक है ना, बाकी दम नहीं है टॉपिक में। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखिएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं बराबर होती है, तो ये L L B और ये B, ठीक है। अच्छा,
अब ये क्या है, इसके विकर्ण, क्या है ये विकर्ण, बस इसको बना लो, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में काटेगा क्या? हरगिज नहीं काटेगा, जब भुजा बराबर होती है तभी काटता है ना, लेकिन विकर्ण बराबर होंगे आधे आधे, जैसे d1 बराबर d1/2 और d1/2। अच्छा पूरा विकर्ण बराबर होगा क्या? नहीं, पूरा विकर्ण भी बराबर d1 बराबर d2 नहीं होगा, अलग अलग विकर्ण होंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है यहां तक? चलिए तो नोट करके लिखिए, अगला पॉइंट एरिया वगैरह सीधा लिखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लिखिएगा बच्चे, सबसे पहले परिमाप, परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, एल एल बी बी, तो 2 टाइम्स ऑफ आयत जैसा हो गया, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी। अगला लिखिएगा एरिया, एरिया क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसा ऐसे थोड़ी है मेरे भाई, ये ऊंचाई थोड़ी है, लंबाई गुणे चौड़ाई तब चलता था जब आयत होता था, हाँ या ना। यहाँ पे l है और इसका क्या होगा, हाइट, या हाइट कहीं दिया है, अलग से बनाना पड़ेगा, ये h मान लो, ये h1 है, क्या है ये h1। तो एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस लोगे तो उसका हाइट लेना है, जैसे बेस अगर मैंने ले लिया l, क्या ले लिया l, तो हाइट क्या है इसका h1, क्या है। लेकिन अगर मैंने बेस ले लिया b को, मान लो इसको घुमा दिया ऐसे, b को ले लिया बेस, तो इसका हाइट कौन सा होगा, इसका हाइट ऐसे होगा ना, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं? तो ये उसका हाइट हो जाएगा h2। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? अगर मैं बेस b को ले लूंगा तो इसका हाइट ये हो जाएगा ना h2, ये हो जाएगा b इंटू h2, ये होता है। तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला है आधार गुणे ऊंचाई। आधार किसे ले रहे हैं सवाल ही उठता है, अगर लंबाई को आधार लेंगे तो लंबाई के लिए जो हाइट है उसको लेंगे, लेकिन अगर आप इसको बेस लेंगे आधार लेंगे तो हाइट इसका लेंगे। क्लियर है कि नहीं? हाइट की एक ही परिभाषा होती है, कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 90। कितने डिग्री का, 90। जैसे ये हाइट आपने खींचा ना, ये आधार से कितने डिग्री का एंगल बना, 90। यहाँ भी कितना बना रहा है, 90, तभी हम हाइट कहेंगे। हाइट की परिभाषा होती है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा आधार पे कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए, 90। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि ऊपर से इसकी हाइट कितनी है, ये जो अपन छत छत है ये, उससे ये जो अपन जहां पढ़ा रहे हैं नीचे जमीन ग्राउंड है, उससे कितनी हाइट है, तो आप इंची टेप लोगे और ऐसे लोगे और सीधा सीधा मापोगे ना, कि ऐसे पकड़ के ऐसे मापोगे, सीधा मापोगे ना। क्यों मापते हो सीधा? क्योंकि एंगल कितना बनना चाहिए, 90। ये थोड़ी करोगे वहां से लेकर यहाँ तक, सर इतना लंबा है ये, टेढ़ा नहीं नापा जाता, हमेशा क्या नापा जाता है, सीधा। हाइट हमेशा सीधा, क्योंकि एंगल कितना बनना चाहिए आधार पे, 90। इसलिए बच्चे ये है, ये अगर बेस है तो हाइट हम इसको नहीं ले लेंगे, हाइट सीधा खींचेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये आधार है उसका हाइट ही है, ये आधार है उसका हाइट ही है। क्लियर है कि नहीं? तो बेस इंटू हाइट। बस बच्चे एरिया का भी फॉर्मूला पढ़ लिया आपने और परिमाप का भी। क्लियर है? तो कई बार पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको लंबाई दे देगा, क्या दे देगा, और आपको क्या दे देगा, चौड़ाई, और आपको एक h1 दे देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, h2। क्या पूछ लेगा, h2। तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है कि नहीं? लिखिए तीसरा। अब एक आखिरी फॉर्मूला d1 स्क्वायर डायगोनल से संबंधित है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इसको लिख लेना अलग से, और 2 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख लेना भाई। ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट टुपलेट नहीं लगता। यहाँ पे ट्रिपलेट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री बनता ही नहीं है, इसलिए फॉर्मूला रटना पड़ता है इसका। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम वगैरह नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है क्या, ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए बच्चे ट्रिपलेट नहीं लगता। इसलिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला भी कठिन नहीं है, सिंपल है, लिख लो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंप्लीट हो गया बच्चे। अगला लिखिएगा, तो ये चतुर्भुज पूरा हमने करा दिया, एक आखिरी चतुर्भुज है उसको बस करते हैं, सबसे इजी सा चतुर्भुज। यहां तक क्लियर है? पहले क्या पढ़े, वर्ग, फिर क्या पढ़े, आयत, फिर क्या पढ़े, रोम्बस, फिर क्या पढ़े, पैरेललोग्राम। क्लियर है सभी को? चलिए अगला लिखिएगा, सबने नोट कर लिया है? अगला लिखिए ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। पांचवा लिखिएगा बच्चे ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रेपीजियम। अब समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? बहुत सिंपल सा है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर हो, बराबर और बराबर कोई ना हो, बस इसी का एक ही फॉर्मूला है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं क्या हो? समांतर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं क्या हो? समांतर। कोई भी दो भुजा हो सकती है, जैसे मैंने ये बना दिया, एक भुजा ही है, एक भुजा ही है, ठीक है। बराबर वगैरह की कोई गारंटी नहीं लेता है, बस क्या होनी चाहिए? कोई भी दो भुजा क्या होनी चाहिए? समांतर। इसको हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। दिख रहा है ये? तो इसमें ये दिख रहा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। समांतर मतलब होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है उनके बीच की दूरी क्या हो? समान। क्या हो? जैसे रेल की पटरियां, रेल की पटरियों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना है, इन ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? इनका नामकरण कर देते हैं इन भुजाओं का। इसका नाम रख दो ए और इसका नाम रख दो बी। ए सेंटीमीटर की लंबाई है, यहाँ बी सेंटीमीटर की लंबाई है। उनके बीच की जो दूरी होगी, ये समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस, उसको हम लोग लिख लेते हैं डी। क्या लिख लेते हैं? डी। डी मतलब डिस्टेंस है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? डी। क्लियर है? अब देखिएगा इसका एरिया का फॉर्मूला लिखो। एरिया क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फॉर्मूला होता है इसका समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। सही है? इसी को अपन लिख सकते हैं क्या? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन है? ए और बी। तो ए प्लस बी होगा और हाइट क्या होगा? डी। क्लियर? हाइट क्या है? डी। हाइट मतलब क्या है? पैरेलल के बीच की दूरी, इसी को हाइट बोल रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है कि नहीं? सही है? बस बच्चे ये कंप्लीट हुआ, इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? सभी को समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? ट्रेपीजियम भी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? ट्रेपीजियम। तो ये अभी तक हमने टोटल आज कंप्लीट किया चतुर्भुज को। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? पॉलीगॉन में रेगुलर हेक्सागोन और रेगुलर ऑक्टागोन, सम षष्ठभुज और सम अष्टभुज, ये भी पेपर में आता है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? वृत्त। फिर क्या पढ़ना है? अर्धवृत्त। इनके फॉर्मुलेस पढ़ने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या था ना, ये मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया आपको, मतलब बता दिया मतलब ये एक्सप्लेन यहीं पे कर दिया, ताकि क्वेश्चन में दोबारा बताऊं तो ज्यादा समझ में आए। अदरवाइज मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मुला यहाँ पे बताता और सीधा क्या कराता, क्वेश्चन में ही सीधा समझाते जाता, लेकिन उससे क्या होता, आपको एक ही बार सुनने को मिलता। अब आपको कितनी बार मिलेगा? 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार वहां। तो अभी कल मैं सीधा आते ही सबसे पहले 2-4 फॉर्मुले और बताने, 4-5 फॉर्मुले और बताने, 4-5 फिगर्स के बारे में और बताने। किसके? इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, किसके बारे में? रेगुलर हेक्सागोन। फिर क्या पढ़ेंगे? रेगुलर ऑक्टागोन। ये दो, बस इतना ही आता है और नहीं आता। बहुभुज के 2 प्रकार और पढ़ने हैं आपको, षष्ठभुज और अष्टभुज। उसके बाद फिर आपको वापस आना है किस पे? वापस आना है फिर किस पे आपको? सर्कल में, वृत्त। फिर वृत्त के फॉर्मूले पढ़ने के बाद अर्धवृत्त। बस इतना पढ़ने के बाद सीधा क्या शुरू हो जाएगा? क्वेश्चन। क्या शुरू हो जाएगा? और क्वेश्चन एक एक करके कराएंगे और सबसे पहले कौन से क्वेश्चन कराएंगे? त्रिभुज वाले। और ऐसे क्वेश्चंस आपके शुरुआत हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो वो हम कल करेंगे, कल से पढ़ेंगे आगे इसका। लेकिन इसके पहले आप लोग जरूर बच्चे, कल मैं ट्राइंगल के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको ये ट्राइंगल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख के आइएगा, उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा आराम से। क्लियर है कि नहीं? तो कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम नए फिगर्स पढ़ाएंगे और साथ में फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। 15 से 20 मिनट चलेगा फॉर्मुलेज वाला कहानी और फिर सीधा चलेंगे क्या? क्वेश्चन पे, और कल हम फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू बच्चों।